हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी एग्जाम फॉर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के वेटेज की बात कि कौन सा सब्जेक्ट सर कितने मार्क्स का अभी तक पूछा गया है और आपको तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन ना होके आपका सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, यानी कि ऑनलाइन रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक पेपर कंडक्ट किया जाएगा। पहले पेपर में आपका नॉन टेक का पार्ट भी होगा और टेक्निकल का पार्ट भी होगा। तो जो पार्ट ए रहेगा आपके पास, उसमें हम बात करेंगे जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडीज में हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 50 रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 3 मार्क्स का रहेगा और जिसमें आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 150 जनरल स्टडी के। उसके बाद हम पार्ट बी की बात करते हैं और पार्ट बी में हम बात करेंगे आपके टेक्निकल से रिलेटेड। वो आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो और कोई और अदर ब्रांच भी हो सकती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं टेक्निकल के, वो रहने वाले हैं 100। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके टेक्निकल के 300। अगर मैं दोनों ही मार्क्स को काउंट करता हूं, आपके पार्ट जनरल स्टडीज के भी और आपकी रिलेवेंट ब्रांच के भी, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे पास 450 मार्क्स। उसके बाद जब 450 मार्क्स आपका टोटल हो गया तो उसके बाद आपका कट ऑफ डिपेंड करता है कि एमपीपीएससी गवर्नमेंट में कितना कट ऑफ जाता है। जैसे ही आपने 450 में से कट ऑफ क्लियर कर दिया है तो आप पार्ट सी के लिए जाओगे, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इंटरव्यू में आपके पास टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। और फाइनली जब हम अपने टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपके पास टोटल मार्क्स हो जाएगा 500, यानी कि 150 मार्क्स आपका जनरल स्टडीज का एंड 300 मार्क्स आपका टेक्निकल ब्रांच का और पार्ट सी 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके पास 500 मार्क्स। अब आइए बात करते हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया है। अगर मैंने लास्ट 3 पेपर का एनालिसिस किया है और उन 3 पेपर में सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पूछा गया है वो आपका सॉइल मैकेनिक्स पूछा गया है। सॉइल मैकेनिक्स को मैंने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा आपका बेसिक सॉइल मैकेनिक्स और दूसरा पार्ट रहेगा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसका जो ऑन एन एवरेज रहता है वो 20% वेटेज रखता है। ये मैंने जो भी आपको 20% का मतलब है, मैंने मार्क्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस किया, मैंने किया है परसेंटेज में। क्लियर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को मैंने 5 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले पार्ट में स्टडी करेंगे अपनी वाटर सप्लाई की और दूसरी स्टडी करेंगे आपकी वेस्ट वाटर की और तीसरी स्टडी करेंगे एयर पॉल्यूशन की और चौथे पार्ट में आप नॉइज पॉल्यूशन और 5th पार्ट में आप सॉलिड मैनेजमेंट। ऑन एन एवरेज इसका कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है? 15% रहता है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में मैंने 3 सब पार्ट में इसको डिवाइड किया है, जिसमें हम स्टडी करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग की, हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग की और आपके ग्राउंड वाटर की। ऑन एन एवरेज इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 15%। क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है 4th पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को मैंने 4 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका हाईवे इंजीनियरिंग जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है 7 to 8%। उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग और उसके बाद एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि सर यहाँ पे एक ब्रिज इंजीनियरिंग भी पूछा जाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ब्रिज इंजीनियरिंग भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। इसका अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का तो टोटल रहता है 12%। तो यहां तक अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट की वेटेज देखता हूं टोटल परसेंटेज में, तो यहां तक आपका 60% पार्ट टेक्निकल का फिनिश हो जाता है। और ये जो 60% का जो पार्ट है, यहां तक जो आपके एग्जाम की तैयारी का लेवल होना चाहिए वो ESC लेवल तक का होना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि मेंस का मत सोचिएगा, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस का सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव बेस की तैयारी आपकी इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि चाहे आप ये सोचिएगा कि आप ESC के प्री की तैयारी कर रहे हो।
क्लियर है। तो इनको जो भी स्टूडेंट मई और जून में आपका पेपर है उन पेपर की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सर हमें बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं हैं और सर अभी हमारे पास टाइम कम है, सर हम कैसे पढ़ें, तो मैं उनको ये बात जरूर बता दूं कि जो आपके पास ये 4 सब्जेक्ट है और आप पढ़ो या ना पढ़ो, इन 4 सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये जो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम से कम आपके पास 60% आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा टेक्निकल पार्ट में, तो इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में आएगा आपका बेसिक पार्ट ऑफ सोम। पूरा सोम यहाँ पे आपको स्टडी नहीं करना, आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपके पास सिलेबस है, सिलेबस को अपने पास रखिएगा और जो भी आप सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्टडी कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, वो स्टूडेंट अनवांटेड चीजें पढ़ लेता है। कभी कभी वो क्या होता है कि सर ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, तो आप शायद ही ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने जिस भी स्टेट की तैयारी करते हैं आप उसका सिलेबस अपने पास रखिएगा और जो भी उन्होंने टॉपिक को मेंशन किया है उस टॉपिक से रिलेवेंट ही स्टडी कीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो यहां पे भी आपके पास बेसिक पार्ट रहेगा और बेसिक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। इसका अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन परसेंटेज में तो यह रहता है आपके पास 10%। उसके बाद आरसीसी आता है। आरसीसी में भी मैंने 2 सब पार्ट बनाए हैं, एक आपका आरसीसी और दूसरा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये भी आपके पास ऑन एन एवरेज 8 to 10% की वेटेज यहां भी बनती है। उसके बाद आता है स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को भी मैंने 2 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में आप स्टडी करोगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की और दूसरे पार्ट्स में आप स्टडी करोगे प्लास्टिक एनालिसिस में। ऑन एन एवरेज इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 10%। क्लियर है। उसके बाद आता है सीपीएम, और सीपीएम में भी मैंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। एक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरा है सीपीएम पार्ट। यहां पे जरूर एमपीपीएससी गवर्नमेंट ने ये मेंशन नहीं किया है कि बीएमसी को भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है सब्जेक्ट के अंदर, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि बीएमसी की स्टडी ही मत कीजिएगा, आप बीएमसी की स्टडी भी कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होगा तो इसका मतलब आपको जो बीएमसी पढ़ाया जाएगा वो आप बीएमसी कवर कीजिए। क्लियर है। और दूसरा पार्ट रहता है आपका सीपीएम और पर्ट का। इसका भी अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 10 मार्क्स का देखते हैं। क्लियर है। तो यहां तक आपको ऐसा लगा होगा क्या सर एग्जाम के अंदर सर्वे और फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया है। अगर मैंने 3 पेपर की एनालिसिस की है, ना वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा गया है और ना ही वहां पर सर्वेइंग पूछा गया है। और जब उन 3 पेपर की एनालिसिस मैंने की तो वहां के जो सब्जेक्ट की एनालिसिस थी तो उस सब्जेक्ट की एनालिसिस में फ्लूइड मैकेनिक्स आपके सब्जेक्ट में ऐड ही नहीं था। अब जब आपकी 2022 की नोटिफिकेशन आई तो वहां पे उन्होंने एक सब्जेक्ट को मेंशन किया है, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसको भी आप पढ़िएगा। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है? बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है और दूसरा पार्ट आपको ओपन चैनल फ्लो पढ़ना है। क्लियर है। क्योंकि अभी तक तो नहीं पूछा गया, जो मैंने 3 पेपर की आपको एनालिसिस करवाई है, हाँ 2022 में इसको ऐड किया गया है, तो आप इसको भी स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद सर्वेइंग। सर्वेइंग आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसको आप तभी स्टडी कीजिएगा जब आपने ये सारे सब्जेक्ट कवर कर लीजिएगा। आप फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि आप सर्वे भी पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी के लिए। हाँ उतना जरूर पढ़ लीजिएगा बेसिक लेवल का, और इतने इंटेलिजेंट तो आप सभी लोग हो ही पहले से कि बेसिक लेवल का सर्वे तो आप सभी को ही आता होगा, आपने कॉलेज लेवल में ऑलरेडी कवर किया होगा, तो उसको हल्का हल्का उसे भी पढ़ के जाइएगा। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको सर्वेइंग से भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 पेपर की एनालिसिस की, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा आपको 4 सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे तभी आप जंप कीजिएगा अपने अगले सब्जेक्ट पे। और ये 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्लियर है। अगर चारों सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपकी तैयारी ईएससी लेवल की हो चुकी है तभी आप जंप कीजिएगा अगले सब्जेक्ट के। तब तक जंप मत कीजिएगा जब तक आपके पिछले 4 सब्जेक्ट कवर नहीं होते हैं। ठीक है गाइस। तो ओके गाइस, अगर आप वीडियो को
पसंद किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।